दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग माइग्रेशन की थ्योरीज पढ़ रहे हैं और माइग्रेशन की थ्योरीज में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हम देखेंगे, एफ एस ली की माइग्रेशन थ्योरी। काफ़ी बड़ी थ्योरी है और अगर कंपेयर करें अदर थ्योरीज से तो उन थ्योरीज से काफ़ी अधिक कंटेंट इसमें है। बाकी थ्योरीज छोटी छोटी थ्योरीज थी तो वो तो आसानी से हम लोग उसको कर लेते हैं, लेकिन ये जो थ्योरी है इसमें इन्होंने सबसे पहले तो अपना मेन कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट को देने के बाद 19 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए जो कि प्रवास की मात्रा, धारा और प्रवासियों के लक्षण से संबंधित थे। तो अगर हम सभी चीज़ों को मिला लें, एक तो ये इनकी मेन थ्योरी प्लस इसी मेन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो 19 छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रवास की जो स्ट्रीम होगी, जो प्रवासियों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और प्रवास का जो मात्रा होगा, कितना प्रवास होगा, कितना माइग्रेशन होगा, किस अमाउंट में। तो ये अमाउंट, स्ट्रीम और कैरेक्टरिस्टिक्स, इन चीज़ों से रिलेटेड छोटे छोटे 19 कॉन्सेप्ट्स भी दिए। 6 कॉन्सेप्ट्स मात्रा से संबंधित प्रवास की, 6 कॉन्सेप्ट्स प्रवास की धारा के और 7 छोटे कॉन्सेप्ट्स प्रवासियों के लक्षण के। तो टोटल ये 19 हो गए। तो इन सबको मिलाने पे एक काफ़ी बड़ा सिद्धांत हो जाता है और इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस सिद्धांत में आपको इसके पहले के आपने जो भी सिद्धांत पढ़े हुए हैं उन सिद्धांतों की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो वही चीज़ है कि कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ इसमें नहीं है। बस एक चीज़ इसकी अच्छी है कि इन्होंने, ली महोदय ने एक काम ये किया कि इसके पहले के जो सिद्धांत थे उसमें से जो भी अच्छी चीज़ें थी उसको इसमें अपने इस मॉडल में इन्होंने शामिल किया है। इसीलिए हर सिद्धांत की झलक हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसी वजह से इनका सिद्धांत काफ़ी रिलेवेंट भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये ईयर आपको पता होना चाहिए, 1966 का ही सिद्धांत है और इन्होंने ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, इंटरविनिंग बैरियर एंड ऑब्स्टिकल्स या ऑब्स्टिकल्स और पर्सनल फैक्टर्स, इन 4 कॉन्सेप्ट्स को लेके अपना विचार प्रस्तुत किया। ये फिगर है, ये फिगर आपको इंटरनेट पे बुक्स में काफ़ी मिल जाएगा। थोड़ा सा जटिल लगता है देखने में, लेकिन सिंपल सा फिगर है। अभी हम लोग इसको भी समझेंगे कि यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे इनका ये कहने का तात्पर्य है, ये जो इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं ये फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी 2 स्थानों के बीच का जो प्रवास है, जैसे कि ये आपका मूल स्थान है ए और ये बी डेस्टिनेशन, ये 2 स्थानों के बीच का जो माइग्रेशन है ये इन्हीं 4 चीजों से प्रभावित होगा। सबसे पहले है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर वास्तव में क्या होता है, जो आपका मूल स्थान है वहां का जो कारक होता है वो पुश फैक्टर होता है। पुश मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो पुश फैक्टर्स आपको पुश करते हैं कि आप इस स्थान को छोड़ के कहीं और जाइए। मतलब कि ये मूल स्थान का कारक होता है। कहीं कहीं आपको हेडलाइन मिल जाएगी मूल स्थान का कारक। तो अगर पुश फैक्टर कह रहे हैं या मूल स्थान का कारक कह रहे हैं तो बात वही है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, तो शिक्षा के मामले में मान लीजिए आपका जो शहर है वो पीछे है, तो ये शिक्षा का जो ये फैक्टर है ये आपके लिए वहाँ पे पुश फैक्टर का काम करेगा। आपको पुश करेगा कि आप अपने मूल स्थान को छोड़ के अपने प्रदेश के या अपने देश के किसी और अच्छे जगह पे जाइए जहाँ पे अच्छे आपको शिक्षण संस्थान मिल सके। तो हमको लग रहा है कि पुश फैक्टर आपका क्लियर हो गया होगा। और ये पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये प्रवास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रवास को जब भी आपको कहीं पे डिफाइन करना हो, जरूरी नहीं है कि इस थ्योरी में ही, केवल कहीं पर भी आप इनका यूज कर सकते हैं। अब जैसे वर्तमान समय से अगर इसको हम रिलेट करें तो अफगानिस्तान में जो मामला हुआ तालिबान का, अब वहाँ पे कितना माइग्रेशन हो रहा है इस समय अफगानिस्तान में। अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें ये शो किया जा रहा था, ये बता रहे थे रिपोर्टर्स कि बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पर। लोग ट्रकों में भर भर के ईरान की ओर जा रहे हैं और फिर उनका प्लान है कि वो ईरान जाएंगे, फिर ईरान से फिर वो यूरोप के और देशों की ओर, उनका प्लान है ऐसा।
जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वहां तक पहुंचने का, लेकिन फिलहाल वो ईरान जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? इलीगल। उनके पास कोई वीजा, कोई पासपोर्ट, कुछ भी नहीं है, वो बस जा रहे हैं ट्रकों में। और तालिबान वाले भी उनको नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे भी अब आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि तालिबान को तो रोकना चाहिए, तालिबान वाले उन ट्रकों वालों से उसी के बदले अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, हर ट्रक का अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। तो तालिबान वालों को अपने लोगों की चिंता नहीं है कि हमारे खुद के लोग हमारे देश को छोड़ के पड़ोसी देशों में जा रहे हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको तो पैसा चाहिए, तो वो हर ट्रक वाले से, और डेली हजारों ट्रक जा रहे हैं, सैकड़ों हजारों ट्रक डेली जा रहे हैं अफगानिस्तान से आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के देशों में, इलीगल माइग्रेशन। और तालिबान फिर उससे हर ट्रक वाले से पैसे ले रहे हैं। तो ये क्या है? जो अफगानिस्तान की कंडीशन है, ये पुश फैक्टर का काम कर रही है वहां पर। ना तो किसी के पास जॉब है, ना खाने की चीजें हैं, भुखमरी है पूरी तरीके से। कई कई लोगों को तो महीनों से सैलरी नहीं मिली है। तो सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्लस ऊपर से कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कब बमबारी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इतनी जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है अफगानिस्तान में, ये पुश फैक्टर का काम कर रही है। ये लोगों को कह रही है कि ये मूल स्थान है अफगानिस्तान। एग्जाम्पल के लिए, अफगानिस्तान आपका मूल स्थान है, और वहां के जो कारक हैं, वो कारक क्या हैं? वो अभी हम सिर्फ पुश फैक्टर की बात कर रहे हैं। वो कारक आपको पुश कर रहे हैं। कौन कौन से कारक? जिसकी अभी हम लोगों ने बात की कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, कभी भी कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो सकती है। कितने ग्रुप्स वहां बन गए हैं। अभी आपने आईसिस के का नाम सुना होगा। आईसिस के और तालिबान में काफी विवाद चल रहा है, तो कभी भी कुछ भी वहां पे घटित हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये लोगों को पुश कर रही हैं कि लोग अपने देश अफगानिस्तान को छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो ये तो हो गया पुश फैक्टर। अब बात आती है पुल फैक्टर की। पुल फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर वह फैक्टर होता है, ये गंतव्य वाले स्थान का फैक्टर होता है। ये लोगों को आकर्षित करता है कि लोग यहाँ पे आए। जैसे मान लीजिए कि वही एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का, कि आपके यहाँ तो यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन आपके आसपास के किसी शहर में या किसी दूसरे स्टेट के किसी शहर में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वो, और आपने उसके बारे में सुना भी है कि यहाँ अच्छी स्टडी होती है, सारी चीजें हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, आपको अच्छा जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है, ये क्या करेगा? ये आपको पुल करेगा कि आप अपने मूल स्थान को छोड़ के गंतव्य की ओर जाएं, जो आपने टारगेट बनाया है। तो ये होता है पुल फैक्टर। अब अगर इसको हम फिर उसी एग्जाम्पल से रिलेट करें, तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या ईरान है अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में, तो ये अफगानिस्तान के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ की स्थिति कंपेरेटिवली ठीक है। ईरान कंपेरेटिवली स्टेबल है, हालांकि प्रॉब्लम्स वहाँ भी हैं, लेकिन अगर हम अफगानिस्तान से कंपेयर करें तो ठीक स्थिति में है। वहीं यूरोप देखें तो यूरोप काफ़ी ठीक है बाकी इन प्रॉब्लम्स वाली कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर जो स्टेबल कंट्रीज हैं, वो इन अनस्टेबल देशों के लोगों के लिए पुल फैक्टर का काम करती हैं। वो आकर्षित करती हैं कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ आप ठीक तरीके से रह पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ लोगों को ये भी लगता है कि यहाँ हम जाएंगे तो हमें रोजगार मिल जाएगा, हमारी लाइफ स्टाइल भी बढ़ेगी। बाकी अपने देश में तो कब कौन सी मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता इस चीज को। तो इसीलिए लोग वहां पे जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इस समय प्रवास की समस्या यूरोप में बहुत ज्यादा है। पूरे जो भी अनस्टेबल एरियाज हैं, चाहे अफ्रीका को आप ले लीजिए, चाहे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, सीरिया है, यमन है, अफगानिस्तान है, इराक है। ये सारे जो अनस्टेबल एरियाज हैं, यमन में गृह युद्ध चल रहा है, सीरिया में सिविल वार चल रहा है, और इराक में प्रॉब्लम्स हैं ही, काफ़ी समय से प्रॉब्लम्स हैं, अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो पूरा आपका ये मिडिल ईस्ट का एरिया है, अनस्टेबल वाले एरियाज, और प्लस अफ्रीकन कंट्रीज में भी कहीं कहीं पे, इन सभी जगहों से प्रवास कहाँ की ओर हुआ है? ज़्यादातर प्रवास ज़्यादातर हुआ है यूरोप की ओर।
और इसीलिए हुआ है क्योंकि यूरोप ने लोगों को अपनी ओर खींचा है। लोगों की ये सोच है कि वहां पे हम जाएंगे तो हम ठीक स्थिति में रह पाएंगे, और इसी वजह से वर्तमान समय में वहां पे क्राइम्स भी काफी बढ़े हैं। और अब यूरोप वाले लोग सोच रहे हैं कि अब इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि कितने लोग आएंगे, प्रॉब्लम्स तो ये समाप्त हो नहीं रही हैं। ना तो सीरिया की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ना यमन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम भी वैसी की वैसी बनी हुई है, अफ्रीका में भी समस्याएं हैं। तो इस वजह से ये लग रहा है कि ये चीज तो समझने वाली है नहीं। तो अगर ऐसे ही माइग्रेंट्स आते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि यूरोप के जो यूरोपियंस लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी इस वजह से। तो ये है फैक्टर। इस एग्जांपल से आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि पुल फैक्टर क्या है। पुल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेस्टिनेशन वाले फैक्टर्स हैं, जो हमको अपनी ओर खींच रहे हैं कि आप अपने स्थान को छोड़ के यहाँ पे आइए। और पुश फैक्टर क्या है? पुश फैक्टर आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां का फैक्टर है, जो कि आपको कह रहा है कि आप इस स्थान को छोड़ के कहीं और जाइए। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख ली, और यहाँ से आपके ये दोनों पॉइंट्स पुल और पुश फैक्टर के क्लियर हो गए होंगे। और इसको हम लोगों ने अभी वर्तमान समय के एग्जाम्पल से भी रिलेट करके देख लिया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटरवीनिंग बैरियर या ऑब्स्टिकल्स। आपने अगर थ्योरी देखी होगी जो अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड हुई थी, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी या इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल्स का जो एक मॉडल था, उसी को इंटरवीनिंग बैरियर भी हम कह सकते हैं। ये मॉडल था सैमुअल एंड्रयू स्टोफर का 1940 का सिद्धांत। वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि, और मैंने एग्जांपल भी दिया था कि दो स्थानों के बीच में अगर बाधाएं ज्यादा हैं तो क्या होगा, तो प्रवास जो होगा वो उस पर प्रभाव पड़ेगा और प्रवास कम हो जाएगा उस वजह से। जैसे दो स्थान है, मान लीजिए ये आपका मूल स्थान है, ये गंतव्य स्थान है, बीच में ढेर सारी ये क्या है, ये बाधाएं हैं। अब ये बाधाएं क्या करेंगी, अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं, बीच बीच में ये बाधाएं आपको रोकेंगी। वही मैंने आपको एग्जांपल वहां पे दिया था, यहाँ पे भी हम वही एग्जांपल रिपीट करेंगे कि मान लीजिए आप बिहार से हैं और ये है डीयू, बीच में यूपी की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगी। तो आपका पहले तो टारगेट था दिल्ली विश्वविद्यालय, लेकिन बीच की जो यूनिवर्सिटीज हैं ये आपके लिए अवरोधक का काम करेंगे, और हो सकता है आप यहाँ ना जाके, आप डीयू ना जाके यहाँ यूपी की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। तो ये जो बीच की चीजें हैं ये आपकी जो प्रवास है उसको प्रभावित करती हैं, और प्रवास कम हो जाता है इस वजह से। अगर डिटेल में जानना है तो निश्चित रूप से वो अध्याय आपको देखना चाहिए स्टोफर वाला। तो ये है इंटरविनिंग बैरियर, इसको इंटरविनिंग ऑब्स्टिकल भी कहते हैं और इसको इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। तो तीनों टर्म्स हैं इसके लिए। अलग अलग विद्वान, जैसे इन्होंने बैरियर शब्द यूज किया है, कहीं कहीं पे जैसे स्टोफर महोदय इसके लिए अपॉर्चुनिटी शब्द यूज करते हैं। चौथा जो फैक्टर है वो है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर क्या है, जो हम लोगों ने अभी जस्ट कल जो वीडियो अपलोड हुई वोल्पर्ट महोदय की बिहेवियरल थ्योरी, उसमें हम लोगों ने इन्हीं पर्सनल फैक्टर्स की बात की थी। हम लोगों ने वहां पे बात की थी कि दो स्थानों के बीच में दूरी कम होगा तो प्रवास ज्यादा होगा, या बैरियर अधिक होंगे तो प्रवास कम हो जाएगा। ये सारी बातें तो सभी लोगों ने कही हैं, लेकिन जो व्यक्ति है उसके कुछ पर्सनल फैक्टर भी होते हैं जो कि प्रवास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एज हो गया, या व्यक्ति को किसी स्थान के बारे में क्या नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने बात की थी कि कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। अगर आप किसी स्थान पे जाना चाहते हैं तो वहाँ के बारे में, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग कहीं पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ जाएंगे या नहीं ये डिपेंड करेगा कि आप उस स्थान के बारे में आपका क्या परसेप्शन है। तो माइग्रेशन के लिए ये चीजें तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये पर्सनल फैक्टर की भी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। आप खुद उस स्थान के बारे में क्या सोचते हैं। पर्सनल फैक्टर हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकता है कोई जेएनयू जाना चाहे उसके लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन हो सकता है आप ना जाना चाहें, आपके लिए ना सही हो, आप नहीं अच्छा मानते हो उस प्लेस को। तो ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत मत होता है कुछ बातों पर। हो सकता है कोई दुबई जाना चाहे, दुबई माइग्रेट करे टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, और हो सकता है आप ना जाना चाहे वहाँ पे, आपको आर्टिफिशियल लगे वो काफ़ी।
आप किसी नेचुरल जगह पे जाना चाहें, हो सकता है आपको कोई आइलैंड पसंद हो। आप ये जो पर्सनल चीजें हैं ये भी माइग्रेशन से काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो ये हो गए ली के जो चार उन्होंने फैक्टर्स बताए थे जो कि किन्हीं भी दो स्थानों के बीच का जो माइग्रेशन होता है उसको प्रभावित करते हैं। पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, इंटरवीनिंग बैरियर या ऑब्स्टिकल्स और पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर हर व्यक्ति से संबंधित होते हैं और व्यक्ति और पर्सन टू पर्सन अलग अलग ये हो सकता है। किसी के लिए कोई चीज जरूरी हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज जरूरी नहीं हो सकती है। इंटरवीनिंग बैरियर ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं? प्रवास की मात्रा को ये, अगर इनकी संख्या अधिक है तो प्रवास की मात्रा को ये डिक्रीज भी करते हैं और काफी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुल फैक्टर हम लोगों ने देख ही लिया कि अगर पुल फैक्टर प्रभावी है, पुल फैक्टर अधिक है तो लोग मूल स्थान से गंतव्य की ओर जाएंगे। और पुश फैक्टर क्या है? पुश फैक्टर हमारे खुद जहां पे हम हैं, हमारा मूल स्थान, वहां का फैक्टर है। और ये क्या है? वहां की कमियां, वहां पे एजुकेशन नहीं है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जैसे आप अगर अपने शहर में हैं और आपके शहर में एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपके यहाँ अदर इम्पॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है, तो ये क्या है? ये आपके लिए पुश फैक्टर का काम करेंगी, आपको पुश करेंगे कि आप अपने इस मूल स्थान को छोड़िए। और वहीं दूसरा शहर, वहां पे जो जो चीजें यहाँ नहीं है वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। आपके डेस्टिनेशन पे एम्प्लॉयमेंट भी है, एजुकेशन भी है, सारी फैसिलिटीज हैं, तो वहाँ की जो ये चीजें हैं ये आपको पुल करेंगी, अपनी ओर खींचेंगी। तो पुल फैक्टर गंतव्य का फैक्टर होता है, डेस्टिनेशन का फैक्टर होता है, और पुश फैक्टर आपके मूल स्थान का फैक्टर होता है। ये चार फैक्टर्स रहे ली के। अब हम लोग इस फिगर पे आते हैं। ये फिगर क्या कहना चाह रहा है? फिगर में इन्होंने ये समझाया है, ये मूल स्थान है, ये गंतव्य स्थान है, बीच में इन्होंने इंटरवीनिंग बैरियर को शो किया है इस तरीके से। ठीक, तो इंटरवीनिंग बैरियर का क्या भूमिका होता है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस माइनस जीरो साइंस बने हुए हैं दोनों में। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्लस का मतलब इस मूल स्थान पे कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, धनात्मक कुछ कारक हैं, माइनस का मतलब कुछ ऋणात्मक कारक हैं, और जीरो का मतलब कुछ ऐसे कारक हैं जो न्यूट्रल हैं। सेम वही चीज इस यहाँ डेस्टिनेशन पर भी हमको देखने को मिलती है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब है? यहाँ पे आपका पर्सनल वाला फैक्टर काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि ये चीजें व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है इस शहर में, तो ये वैसे तो निगेटिव होना चाहिए, ये नकारात्मक कारक है। लेकिन अगर नॉर्मली तो ये निगेटिव ही होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे बच्चे अभी छोटे हैं, उनको यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, अभी स्कूल्स अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है केवल, तो उनके लिए ये फैक्टर हो सकता है कोई बहुत बड़ी भूमिका ना निभाए। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो सभी लोगों के लिए एक जैसा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो तब तो ये निगेटिव, बिल्कुल निगेटिव में चला जाएगा कि तब वो सभी को प्रभावित करेगा। चाहे किसी के पास बच्चे हैं, किसी फैमिली में या बच्चे नहीं है, या बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, जैसी भी फैमिली है, रिच फैमिली है या पुअर फैमिली है, हर तरह की फैमिली के लिए ये चीज प्रॉब्लम है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, या वहाँ पे अच्छी शॉप्स नहीं है, या कोई मान लीजिए कि अच्छी कोई मार्केट नहीं है। स्पेशली अगर हम कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, कोई महंगी चीज़ लेना चाहते हैं, कोई हम इम्पोर्टेंट बुक्स लेना चाहते हैं, उसकी चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो ये चीज़ें तो निगेटिव में चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये निगेटिव मार्क शो कर रहा है वो इसी चीज़ को शो कर रहा है कि कुछ नकारात्मक चीज़ें होंगी किसी स्थान पे, कुछ सकारात्मक चीज़ें होंगी। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन वातावरण काफ़ी सही है, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं बच्चों के वो अच्छे हैं, तो ये तो सभी के लिए ठीक रहेगा।
तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सभी के लिए सकारात्मक होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सभी के लिए नकारात्मक होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे जिसका किसी से कोई बहुत मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सिनेमा हॉल नहीं है एग्जाम्पल के लिए, तो ये इसको हम न्यूट्रल में रख सकते हैं। ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है किसी शहर में सिनेमा हॉल का ना होना, हालांकि आजकल के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर हम मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि आप उस शहर में रहना छोड़ दें सिर्फ एक सिनेमा हॉल के लिए। आप कहीं और जा सकते हैं आसपास के किसी सिटी में, तो ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि आप उस शहर को छोड़ दें कि यहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं है। ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे ये जो इनका प्लस माइनस वाला काफ़ी जटिल कॉन्सेप्ट है ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो वही जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो सभी के लिए अच्छी होती हैं, कुछ निगेटिव चीज़ें होती हैं जो सभी के लिए निगेटिव होती हैं, कुछ न्यूट्रल चीज़ें होती हैं जो जिनका बहुत इफेक्ट नहीं होता, वो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं और किसी के लिए निगेटिव भी हो सकती हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेके कि यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हो सकता है अगर किसी के बच्चे बड़े हैं उसके लिए तो ये निगेटिव चीज़ है, लेकिन किसी के यहाँ छोटे बच्चे हैं या किसी परिवार में बच्चे नहीं हैं उनके लिए ये कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, उनके लिए ठीक चीज़ है ये, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी से अभी मतलब ही नहीं है। जब बच्चे बड़े होंगे तब उनके लिए यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, पॉजिटिव फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स, न्यूट्रल फैक्टर्स और ऐसे फैक्टर्स जिसका जो अर्थ होगा वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। इसी चीज को यहाँ पे ये बता रहे हैं, ऐसे हर तरह के फैक्टर्स जो अभी हम लोगों ने चार तरह के फैक्टर्स देखे यहाँ पे मूल स्थान पर भी होंगे और ऐसे ही आपके गंतव्य स्थान पर भी होंगे। अब इन्हीं दोनों के बीच में मध्यवर्ती अवरोध भी होगा, और ये मध्यवर्ती अवरोध की भूमिका हम लोग पहले देख ही चुके हैं। और ये जो अलग अलग ये फैक्टर्स होंगे, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में माइग्रेशन होगा, और ये माइग्रेशन जो होगा यहाँ पर इस पर्सनल फैक्टर की बड़ी भूमिका होगी कि आप उस पर्टिकुलर स्थान पे जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गंतव्य स्थान पे सारी पॉजिटिव चीजें ही होंगी, गंतव्य स्थान पे निगेटिव चीजें भी होंगी, न्यूट्रल चीजें भी होंगी, हर तरह की चीजें होंगी। और ऐसा भी नहीं है कि मूल स्थान बिल्कुल खराब ही होगा, मूल स्थान पर भी कुछ अच्छी चीजें होंगी, मूल स्थान पर कुछ उसकी खासियत होगी और कुछ निगेटिव भी होगा। तो मूल स्थान पर भी अच्छी खराब चीजें और न्यूट्रल चीजें, और गंतव्य पर भी अच्छी खराब और न्यूट्रल चीजें, बीच में मध्यवर्ती अवरोध, और इसी पूरी के बीच होगा प्रवास। और ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा मेनली आपके पर्सनल फैक्टर्स पे। हो सकता है आपके लिए यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप माइग्रेशन करेंगे, और आपकी फैमिली के लिए यूनिवर्सिटी अभी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे अभी छोटे हैं आपकी फैमिली के, तो हो सकता है आप माइग्रेशन ना करें। तो ये चार फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, इंटरवीनिंग बैरियर और पर्सनल फैक्टर, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर जो हम लोगों ने फैक्टर्स की बात की कि पॉजिटिव फैक्टर किसी स्थान का निगेटिव फैक्टर, न्यूट्रल फैक्टर और ऐसे फैक्टर जो किसी के लिए पॉजिटिव हो और किसी के लिए निगेटिव हो, ये चार, और यहाँ पर भी हम लोगों ने चार चीजों की बात की है। तो ये जो टोटल हम लोगों ने 8 पॉइंट्स की बात की है यहाँ पे, ये इन्हीं पूरे पॉइंट्स से मिला के इनका पूरा कॉन्सेप्ट बनता है, और इन्होंने इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। मेन अगर जैसे शॉर्ट नोट में आए तब तो मेरे हिसाब से आपको इतने को बस बता देना है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है और ये फिगर बस ड्रॉ कर देना है, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग आता है लिखने के लिए तब तो आपको इन चारों को डिटेल में लिखना पड़ेगा, प्लस ये फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा और उस फिगर को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हम लोग आइए जो इन्होंने प्रवास की मात्रा, धारा और प्रवासियों के लक्षण से संबंधित बातें बताई हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने जिन पॉइंट्स की बात की थी, 4 फैक्टर्स, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, इंटरवीनिंग बैरियर और पर्सनल फैक्टर, प्लस उसके बाद हम लोगों ने 4 देखे
किसी स्थान के पॉजिटिव, निगेटिव फैक्टर, न्यूट्रल फैक्टर्स और ऐसे फैक्टर्स जो किसी के लिए ज़रूरी भी हैं, किसी के लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो टोटल जो हम लोगों ने 8 पॉइंट्स समझे थे इसके पहले, उन्हीं सभी पॉइंट्स को मिला के ली महोदय ने क्या किया, प्रवास की मात्रा से संबंधित 6 कॉन्सेप्ट्स दिए, छोटे इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बस पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझना है। कि पहला पॉइंट ये कहते हैं, किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर जनसंख्या के प्रवास की मात्रा क्षेत्र की भिन्नता के अनुसार परिवर्तनशील होती है। अधिक भिन्नता वाले क्षेत्र में प्रवास का जो स्तर है वो उच्च पाया जाता है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, भिन्नताएं बहुत हैं, वहाँ पे ऐसा मानना है ली का। थ्योरी में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थ्योरी में स्कॉलर ने जो चीज़ कही कि हमको एज इट इज़ वही चीज़ बतानी पड़ती है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। इनका ये मानना है कि अगर डिफरेंसेस ज़्यादा है एरिया में, भिन्नता अधिक है, तो प्रवास का जो स्तर होगा वो उच्च होगा। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जनसंख्या संबंधी भिन्नता अधिक रहने पर प्रवास अधिक होता है, लेकिन अगर सिमिलैरिटी है तो प्रवास कम हो जाएगा। पहले वाले पॉइंट को ही थोड़ा सा इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है दूसरे पॉइंट में। तीसरा, मूल स्थान और गंतव्य स्थान के बीच की बाधाओं की मात्रा जितनी अधिक होगी, प्रवास की मात्रा उतनी ही कम होगी। इसको हम लोग स्टोफर के सिद्धांत में भी अच्छे से समझ चुके हैं और इस सिद्धांत में भी समझ चुके हैं। चौथा पॉइंट कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो उतार और चढ़ाव है ये प्रवास को प्रभावित करता है। आर्थिक प्रगति के समय प्रवास की मात्रा अधिक और मंदी के समय कम पाई जाती है, ये इनका मानना है। हालांकि इसका अलग व्याख्या भी हो सकता है, मंदी में कभी कभी प्रवास होता है, लेकिन इनका ये मानना है। और इस चीज़ को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर आर्थिक प्रगति हो रही है किसी बड़े शहर में, तो लोग वहाँ पे जाना चाहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कितने लोग माइग्रेट करते हैं मुंबई की ओर, यूपी बिहार से। उनको लगता है कि वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो रोज़गार मिल ही जाएगा। कितने लोग माइग्रेट करते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से पश्चिमी एशिया की ओर रोज़गार के लिए। कुछ उनके इकोनॉमिक एम्स होते हैं। इकोनॉमिक एम का पॉइंट हम लोगों ने रेवेंस्टीन में भी देखा था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव है वो इफ़ेक्ट डालता है इसके ऊपर, और आर्थिक प्रगति के समय इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो हम लोग को इन्हीं के आधार पर व्याख्या करनी होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं ली महोदय। और यहाँ पे फिर ये नियंत्रण की बात करते हैं कि जब तक कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता तब तक वृद्धि होती जाती है माइग्रेशन में। जैसा कि मैंने आपको यूरोप का एग्जांपल दिया ही कि अब यूरोप नियंत्रण लगाने के लिए सोच रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो गया है वहाँ पर अनस्टेबल कंट्रीज़ के तरफ से। और विकास की जो अवस्था है, जो डेवलपमेंट है, वो जो है प्रवास उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है। जैसे जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रवास देखने को मिलेगा। लोग कहाँ जाते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अल्प विकसित देशों में हमें निम्न प्रवास देखने को मिलता है। और विकास की अवस्था के अनुसार प्रवास की जो मात्रा है और दर है वो परिवर्तित होती रहती है। ये हो गई मात्रा। अब उन्होंने प्रवास की धारा से संबंधित बातें बताई। मूल स्थान और गंतव्य के बीच जनसंख्या प्रवास की एक निश्चित धारा उत्पन्न होती है। प्रवास जो होता है एक धारा में होता है, जैसे कि लोग एक जगह पे जा रहे हैं, एक स्ट्रीम सी चलती है, और अधिकांश प्रवासी किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर निश्चित मार्ग से ही प्रवास करते हैं। एक निश्चित मार्ग से लोग एक जगह जा रहे हैं, जैसे यूपी बिहार का मैंने एग्जांपल लिया, टुवर्ड्स महाराष्ट्र, और उनका कुछ लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? कुछ उनका इकोनॉमिक एम होता है। फिर दूसरा पॉइंट है काउंटर स्ट्रीम का, कि लोग जाते तो हैं लेकिन लोग वापस भी आते हैं। ड्रिफ्ट एंड काउंटर ड्रिफ्ट जो हम लोगों ने रेवेंस्टीन में देखा था, क्योंकि जो मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था कि लोग चले तो आते हैं बड़े शहरों की ओर, लेकिन फिर उनको ये भी रियलाइज़ होता है कुछ लोगों को कि हम अपने गाँव में ही ठीक थे, वहाँ पर कम से कम हम ठीक वातावरण में रह तो पा रहे थे। तो लोग जब उनको अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं बड़े शहरों में, जो वो सोच के आए रहते हैं वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो फिर वो वापस की ओर आते हैं, लेकिन वापस आने वालों की संख्या कम ही होती है। तो इसी को उन्होंने प्रतिधारा कहा है। और
पुश फैक्टर और पुल फैक्टर ये हम लोगों ने समझ ही लिया है अच्छे से। और इसके बाद आगे जो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट होगा, इसी में आगे धारा से संबंधित मूल स्थान और गंतव्य स्थान की विशेषता समान होने पे जो प्रवास होगा वो क्षीण प्रकृति का होगा। प्रवास की धारा और प्रतिधारा, मतलब टोटल प्रवास ही बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और ये चीज़ सही भी है, अगर मूल स्थान और गंतव्य स्थान एक ही जैसा है तो उतना प्रवास आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक ही जैसे शहर है तो क्यों प्रवास होगा? वहाँ भी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, यहाँ भी लोगों को रोजगार मिला है, वहाँ भी अच्छे शिक्षण संस्थान है, यहाँ भी अच्छे शिक्षण संस्थान है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये चीज़ सही लग रही है कि प्रवास जो होगा वो उतना अधिक नहीं होगा, क्षीण प्रकृति का होगा। पांचवा पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बुक में इस पॉइंट को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर जो चीज़ ये कहना चाह रहे हैं वो चीज़ सही से इस पे नहीं शो की गई है। यहाँ पे ये लिखा है कि यदि मूल स्थान और गंतव्य स्थान के बीच मध्यवर्ती बाधाएं अधिक होती हैं तब प्रवास की धारा की दक्षता उच्च होती है। अभी इस चीज़ को मैं एक दूसरे बुक से आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे ये पॉइंट तुरंत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो लग रहा होगा आपको कि ये तो अभी ये कह रहे थे कि मध्यवर्ती बाधा होने पे प्रवास कम होता है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रवास की धारा की दक्षता उच्च होती है। ये कहने का क्या मतलब है? तो अभी हम इस पॉइंट को देखेंगे अलग से। जो इनका छठा पॉइंट है वो कहता है कि आर्थिक दशाओं में परिवर्तन के साथ साथ क्षमता जो है वो भी परिवर्तनशील होती है, और यह समृद्धि काल में उच्च और विपन्नता के समय निम्न होती है। तो वही चीज़ है कि आर्थिक दशा अगर अच्छी होगी तो ज़्यादा प्रवास होगा, और आर्थिक दशा कहीं की सही नहीं है तो वास्तविकता है कि प्रवास प्रभावित हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया था। यदि अंतरालयी कठिनाइयाँ मतलब इंटरवीनिंग बैरियर अधिक है तो प्रवास धारा की निपुणता उच्च होती है। इस परिकल्पना की मान्यता है कि जो प्रवासी महान अवरोधों पर विजय प्राप्त करते हैं उन्हें प्रवास हेतु बाध्य करने वाले कारक अतिशय दबाव डालने वाले होते हैं। बात वही लिखी है जो मैंने वहाँ पे आपको हिंट दिया था, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर इंटरवीनिंग बैरियर अधिक है तो प्रवास ज़्यादा होगा, ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इंटरवीनिंग बैरियर बहुत ज़्यादा है, कठिनाइयाँ बहुत अधिक हैं, तब भी प्रवास हो रहा है। इसका ये मतलब है कि जो आपके पुल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं और वो बहुत दूर है, वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं सही है, वहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स भी नहीं है एग्ज़ाम्पल, लेकिन तब भी आप ये देख रहे हैं कि लोग वहीं जा रहे हैं स्टडी करने, और बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे प्राचीन समय में नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ में दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। तो ये क्या है? ये शो कर रहा है कि वहाँ इतनी अच्छी एजुकेशन होती है, उस स्थान पे इतना अच्छा वहाँ का माहौल है, इतने अच्छे टीचर्स हैं कि बच्चे हर तरह की बाधा को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको एडमिशन वहीं पे लेना है। वही चीज़ ये यहाँ पे बताई जा रही है कि महान अवरोधों पर अगर प्रवासी विजय प्राप्त करते हुए आ रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, भले ही इंटरवीनिंग बैरियर बहुत ज़्यादा हों तब भी वो आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रवास हेतु बाध्य करने वाले कारक हैं, जो पुल फैक्टर हैं, वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने वाले होते हैं। मतलब वो आपको इतना ज़्यादा पुल कर रहे हैं फैक्टर्स कि आपको आना ही पड़ता है। और प्रवास हेतु बाध्य करने वाले कारक वही होते हैं जो आपके डेस्टिनेशन के कारक हैं। वो यूनिवर्सिटी आपको बाध्य कर रही है कि आप यहाँ पे आइए, और इसीलिए आप चाहे जितनी भी इंटरवीनिंग बैरियर हों, आप उन सब इंटरवीनिंग बैरियर को क्रॉस करते हुए, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आप अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन वहाँ पे जो मैंने पहले देखा था, वहाँ पे थोड़ा सा उस बुक में सही से इस पॉइंट को नहीं लिखा गया था, इसलिए बच्चे कभी कभी इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि कहीं पर तो कहा गया है कि प्रवास कम हो जाता है मध्यवर्ती अवरोध पर, लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि दक्षता उच्च होती है। तो उस चीज़ को यहाँ से हम लोग क्लियर कर लिए।
यहाँ पर जो ये लाइन है कि प्रवास धारा की निपुणता उच्च होती है, ये शो कर रही है कि जो कारक हैं गंतव्य स्थान के वो बहुत ज़्यादा बाध्य कर रहे हैं आपको, इसीलिए इस चीज़ को लिखा गया है कि प्रवास धारा की निपुणता उच्च होती है, क्योंकि जो गंतव्य के कारक हैं वो आपको बाध्य कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे आना ही पड़ेगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि इंटरवीनिंग बैरियर अधिक होने पे प्रवास अधिक होगा। थोड़े से वर्ड्स एक जैसे सिमिलर हैं तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन इसीलिए जब हम लोग अलग अलग बुक्स से चीज़ों को देखते हैं, किसी बुक में कोई पॉइंट अलग हिसाब से लिख दिया जाता है, वहाँ पे अलग अर्थ निकलता है, जैसे वहाँ पे ये अर्थ नहीं निकल पा रहा था, लेकिन यहाँ पे अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग का ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब लास्ट इन्होंने प्रवासियों के लक्षण के बारे में बताया है, तो ये तो सिंपल है, इन्होंने 7 प्रवासियों के लक्षण के बारे में बताया है, 7 पॉइंट्स दिए हैं कि जो प्रवास होगा वो चयनात्मक होगा। ये हम लोगों ने रेवेंस्टीन में भी समझा था कि एडल्ट लोग ज़्यादा प्रवास करते हैं, वयस्क लोग, और स्त्रियों की तुलना में लंबी दूरी का प्रवास पुरुष ज़्यादा करते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग बस मेन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। जो प्रवासी गंतव्य स्थान पर उपस्थित सुविधाओं से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं उन्हें चयनित माना जाता है। मतलब गंतव्य स्थान पर जो उपस्थित सुविधाएं थीं, जो पुल फैक्टर से प्रभावित होकर गए, उनको पॉजिटिवली सेलेक्टेड कहा जाता है। वहीं जो आप जिस मूल स्थान पे थे वहाँ की कमियों की वजह से ज़बरदस्ती आपको बाध्य होकर जाना पड़ा, उसको निगेटिवली सेलेक्टेड माना जाता है। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, अभी अगर आपने पहले का पूरा अच्छे से समझा है तो ये पॉइंट्स एकदम अच्छे से आपके क्लियर रहेंगे। इसके बाद जो प्रवास होता है वो सामान्यतः बाई मॉडल होता है। बाई मॉडल का क्या मतलब है? बाई मॉडल का मतलब है कि कुछ लोग अपने मूल स्थान के कारकों से इतना परेशान है कि उनको मजबूरी में अपने स्थान को छोड़ना पड़ा। एक तो कुछ लोग इस तरह के प्रवासी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए गंतव्य के कारकों से कि वो उस आकर्षण के कारण वहाँ चले गए। तो 2 तरह के ये प्रवासी होते हैं। 5वां पॉइंट, धनात्मक चयनात्मक, जो मध्यवर्ती बाधाओं के अनुकूल होती है, अर्थात मध्यवर्ती कठिनाइयों में वृद्धि के साथ धनात्मक चयन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। और प्रवास जो होता है वो आयु परक या आयु के अनुसार होता है, एज की ये बात करते हैं। और ये चीज़ सही भी है, ये पहले वाला पॉइंट का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि जो एडल्ट लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उन्हीं का प्रवास ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें बुजुर्गों से या बच्चों से। और फिर ये 7वें पॉइंट पे बता रहे हैं कि प्रवासी जनसंख्या की विशेषता जो है वो ऐसी होती है कि वो मिक्स होते हैं। जिस स्थान पे ये चीज़ आपने पढ़ा भी होगा कि प्रवासी लोग जहाँ जाते हैं, जैसे इंडिया से कोई यूएस गया तो वो पूरी तरीके से यूएस का तो नहीं हो पाता, इंडिया का कुछ तो गुण उसके अंदर होगा ही, आप दूर से ही समझ जाएंगे कि ये इंडियन है। और ऐसा भी नहीं है कि वो यूएस की किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करता, आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये ना तो पूरी तरीके से इंडियन है, ना तो पूरी तरीके से ही अमेरिका का है। तो एक मिक्स कल्चर उनका बन जाता है। और जो लोग जहाँ जाते हैं वो वहाँ की विशेषताओं को ग्रहण करते हैं, प्लस जहाँ से गए हैं वो वहाँ की विशेषताओं को ले भी जाते हैं। तभी आप देखिए इंडियन कल्चर कितना पॉपुलर हो गया यूरोप में, यूएसए में। वहाँ भी यूएस में, यूरोप में हमारे इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। वहाँ के भी आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी कि जो बाइडेन, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की। तो ये क्या है? ये शो कर रहा है कि इंडियंस ने ही तो वहाँ जाके अपनी कल्चर को फैलाया, प्लस उन्होंने यूएसए के कल्चर को भी ऑब्जर्व किया। तो ये चीज़ शो कर रही है कि इनकी जो विशेषताएं होती हैं ये मिश्रित होती हैं, ये दोनों जगह की विशेषताओं को धारण किए हुए होते हैं। तो दोस्तों ये रहा ली का सिद्धांत, काफ़ी बड़ा सिद्धांत था और हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। देखिए जहाँ तक मात्रा, धारा और लक्षण की बात है, जो इन्होंने 19 कॉन्सेप्ट्स दिए, इनको रटने की बहुत आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन मेनली आएगा तो इनका जो मेन कॉन्सेप्ट्स है छोटा, जो हम लोगों ने पहले हिस्से में देखा था, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और इनको भी एक बार देख लीजिए केवल। बाकी लॉन्ग आंसर के लिए उतना सफिशिएंट है। इसको मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कहीं कहीं पे ये पूछा जा सकता है
कि इन्होंने कितने मात्रा के कितने कॉन्सेप्ट दिए या धारा के कितने कॉन्सेप्ट दिए। बाकी डिटेल में आने के चांसेस यहाँ से कम ही हैं। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग किसी और थ्योरी को देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।